हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, किस तरीके के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चाहे जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन देख लें या जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, इसके क्वेश्चंस काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं। एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसको अपन थोरोली डिस्कस करेंगे, काफ़ी इजी स्टेप्स में अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस को भी अपन इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मिनिमा क्या होता है, मिनिमा या फिर मिनिमम वैल्यू के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मान लो कोई भी अपन एक ग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ ले लेता हूँ, है ना। अगर मान लो इस ग्राफ को अपन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे मिनिमा का मतलब होता है एक्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे एफ एक्स का या वाई का जो आउटपुट है वो मिनिमम आ रहा है। अब ये जो मिनिमम आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को अपन बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, और जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये आ रहा है इसको बोलते हैं मिनिमा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो इस ग्राफ को अपन देखेंगे तो यहाँ पे वाई, ये वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड है। इसके मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ तक टच करिए, इससे नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, जिसका मतलब वाई की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है। लेकिन ये y की मिनिमम वैल्यू जो जीरो आ रही है, ये एक्चुअली किस वैल्यू पे आ रही है, y x इक्वल टू जीरो पे आ रही है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि x इक्वल टू जीरो जो है इस फंक्शन का या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक मिनिमा है। ऐसे ही मैक्सिमा के बारे में अगर अपन बात करें, मैक्सिमा में क्या होता है, इसी ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाती है अपवर्ड पैराबोला बन रहा था, और थोड़ा सा अगर मान लो इसको आगे चल के अपन देखना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। इसको अभी अपन आगे भी समझेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं कि अगर मान लो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला मैं ग्राफ लूंगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे सिंस ये मैक्सिमा है तो अपने को क्या करना है, x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे y का जो आउटपुट है वो अपने को मैक्सिमा मिले, और इसको ही मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं किसी भी फंक्शन का, किसी पर्टिकुलर एक्स पे। अब यहाँ पे अगर देखें इस ग्राफ को तो अपने को देख के ही सीधा आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि ये जो y है इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है y इक्वल टू जीरो होगी, अदरवाइज y की वैल्यू हमेशा अपने को नेगेटिव मिलने वाली है। और ये y इक्वल टू जीरो कब आएगा, x इक्वल टू जीरो पे। तो अब x इक्वल टू जीरो जो है इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो हमने केवल एक्स स्क्वायर के लिए देख लिया, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होगा। अब जैसे स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर मान लो जैसे y इक्वल टू 3x ले लेते हैं या y इक्वल टू x अगर मान लो मैं ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके की लाइन जाएगी, और ये लाइन इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेबल है ना, इसको आगे अपन बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज़ घटाते जा रहा हूँ, y की वैल्यूज़ जो है वो भी घटते जा रही है, और जैसे जैसे x की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहा हूँ y की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। मतलब यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे आएगी, है ना, ये इसके लिए मिनिमा हो जाएगा। लेकिन मिनिमा के लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी x की वैल्यू आए वो एक्चुअली में एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इस वजह से इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर x इक्वल टू इन्फिनिटी जो है उस पर ये मैक्सिमा देगा, लेकिन यहाँ पे भी मैक्सिमा देगा, यहाँ पे भी ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ये जो स्टार्टिंग में अभी अपन ने देखा, इसमें अपन ये वाला चीज़ भी तो इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे हालांकि इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे या x की वैल्यू घटाते जाओगे, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी कि x इक्वल टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे इसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट आएगा। लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इस वजह से अपन इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। सेम सिनेरियो इसके साथ भी है कि यहाँ पे चलो मैक्सिमम मेरे को मिल गया, लेकिन मिनिमा के लिए अगर मान लो इसमें मैं बात करूंगा तो वो x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे होगा, जिसको अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन वाला सिनेरियो कुछ भी इसी तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखोगे, जैसे अभी जो स्लोप वाले के बारे में मैं बात कर रहा था उसको अगर मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझता हूँ, तो जैसे सबसे पहले अगर मान लो y इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट वाली लाइन लेते हैं, y इक्वल टू जीरो ले लो, जीरो लोगे तो x एक्सिस आएगा, है ना। इस लाइन का स्लोप तुम सीधा सीधा देखो, यहाँ से देख के भी बता सकते हो कि f डैश x जो है वो एक्चुअली में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप है वो जीरो आ रहा है ना, ये वाला। अब चाहे y इक्वल टू 1 ले लो, y इक्वल टू 2 ले लो, y इक्वल टू 48 ले लो, y इक्वल टू
ये ले लो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइन आगे जाके इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जिसका स्लोप जो है हमेशा 0 होगा। और इसी को अगर मान लो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो वाई डैश या फिर जिसको एफ डैश एक्स अपन बोलते हैं ये 0 आता है, और इसी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप जो है वो 0 आता है। अब यहीं पे ये वाला सिनेरियो जैसे मैं यहाँ पे बात करता, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे स्लोप क्या होता है, एक टेंजेंट होता है ना। टेंजेंट का मतलब अगर मान लो x इक्वल टू 0 पे इस कर्व में मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसका स्लोप अपन बोल सकते हैं 0 होगा। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे करोगे तो यहाँ पे अपने पास में एफ डैश एक्स 0 निकल के आएगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे ही अपन उनको डिफाइन कर पाते हैं। इसका यूज अपन आगे चल के करेंगे, बट उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जैसे अभी अपन ने क्या किया कि सारे के सारे सिंगल फंक्शन देखे, मतलब यहाँ पे एक बार कर्व बन रहा है, चाहे तो अपवर्ड बन रहा है डाउनवर्ड बन रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा अपने को मिल जाए, यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाए, एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिल जाए, एक से ज़्यादा मिनिमा मिल जाए। जैसे अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, काफ़ी सिंपल सा क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं 1 2 3 होता है। अब इसके रूट्स अगर 1 2 3 हैं तो इसको अपन रूट्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 3, ये इसके फैक्टर फॉर्मेट में हो गया। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लो मैं अब इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, देखो एग्जैक्ट अगर ग्राफ बनाओगे तो इसको y इज इक्वल टू ले लेंगे, x इक्वल टू 0 डालोगे तो ये सारा 0, आउटपुट -6 आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं जाएगा, इस तरीके से कट कर रहा होगा। वैसे एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अपन ग्राफ बनाते, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का अपन देख लिए, एक्स क्यूब का अगर ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। वहीं पे क्यूबिक इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से बनता है ना। और अगर यहाँ पे x की पावर 4 कर दोगे तो ये ग्राफ फिर इस तरीके से हो जाएगा, 5 कर दोगे तो फिर इधर चला जाएगा, फिर 6 पे इधर चला जाएगा। वैसे अगर देखो क्यूबिक इक्वेशन का सिनेरियो तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, है ना। अब जैसे जैसे x की वैल्यू तुम नेगेटिव करते जाओगे तो हालांकि तीनों वैल्यूज नेगेटिव होती जाएंगी, यानी कि एक सिनेरियो ऐसा आएगा तीनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। जब ये दोनों नेगेटिव तो मिलके पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, लेकिन लास्ट वाले की वजह से पूरा आउटपुट या y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, इसी वजह से डाउनवर्ड की तरफ चलता है। और फिर अगर मान लो अब इसी चीज़ को अगर अपन आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये इस तरीके का बनेगा, है ना। रफली अपन बना रहे हैं जिसमें 3 रूट्स हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। रूट्स का मतलब भी यही होता है कि x की वो वैल्यूज जिस पे y का आउटपुट 0 आए, या फिर ग्राफिकली अगर अपन देखें तो x एक्सिस को कट करेगा, इस तरीके से अपने पास में बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अपने पास में देखो एक तो मैक्सिमा ये आ रहा है और एक मिनिमा ये आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये जितने भी मिनिमाज आते हैं या मैक्सिमाज आते हैं इनको अपन बोलते हैं, जैसे ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा और ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी थोड़ा सा मान लो अनक्लियर रहा होगा कि x की पावर 4 वाला इक्वेशन है, यानी कि अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई दी हुई है तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, दो अपने पास में लोकल मिनिमा की वैल्यूज आ रही है ना, जिसका मतलब लोकल मिनिमा एक से ज्यादा हो सकता है और लोकल मैक्सिमा जो है एक आ रहा है। अब यहीं पे इसको x की पावर 5 वाला इक्वेशन के फॉर्मेट बना होते डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड चला जाएगा, जिसका मतलब एक और लोकल मैक्सिमा अपने पास में क्रिएट हो गया। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे इस तरीके से अपने पास नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा, नंबर ऑफ लोकल मिनिमास जो है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन एक सिनेरियो यहाँ पे और आता है जिसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का ग्राफ बना रहा हूँ और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है ना, आगे चल के इस तरीके से, ये देखो ये एकदम साफ पॉइंट नहीं रहेगा, बस इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये अपने पास में लोकल मैक्सिमा है, ये भी अपने पास में लोकल मैक्सिमा है। यहाँ पे बात करोगे तो ये अपने पास में लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है। लेकिन यहाँ पे एक मिनिमा ऐसा है जिसमें लोएस्ट वैल्यू अपने को मिल रही है, उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। ऐसे ही एक हाईएस्ट पॉइंट ऐसा रहता है सारे के सारे मैक्सिमा जिसमें अपने को हाईएस्ट आउटपुट मिलता है, उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, ये टर्म्स हैं बस। अब इनका यूज अपने को आगे करना है। जैसे अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ
है ना। तो यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन को जब अपन देख रहे थे उसमें अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई इक्वेशन है और इसके 3 रूट्स x1, x-1, x-2, x-3 इक्वल टू 0 आ रहा है, जिसका ग्राफ अपन ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रफली ड्रॉ किया था, जिसमें ये रूट 1 था, ये 2 था, ये 3 था। यहाँ पे अपने को मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अपने को मिल गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि चल ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, जिसके अपन रूट्स निकाल के ग्राफ बना सकते हैं। बेसिकली पोलिनोमियल इक्वेशंस के जनरली अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखोगे तो ये तो कॉस के रेस्पेक्ट में लिखा है क्यूबिक इक्वेशन, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो अब अपन उसी चीज के बारे में बात करेंगे, जब अपने को ऐसा बोला जाए या ऐसा सिचुएशन हो जहां पे अपन fx का ग्राफ इजीली ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो वहां पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमाज क्या होंगे, लोकल मिनिमा क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बात जब भी की जा रही, उस सिनेरियो में अपन कैसे यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे। तो उसी के लिए एक प्रोसेस होता है कि जब भी अपने को मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने, तो 3 स्टेप्स अपने को करने। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स को 0 कर दो। एफ डैश एक्स को 0 कर दोगे तो अपने को सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मैंने किया, यहाँ पे एक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज़ को मैं फाइंड आउट कर लूँगा, जिस पे चाहे तो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा भी था कि दोनों सिनेरियोज में एफ डैश एक्स 0 होता है। और जब भी अपन यहाँ पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट कर रहे थे, एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट अपने पास में निकल के आता है जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होता है, चाहे यहाँ पे देख लो, है ना। तो ये भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है। उससे पहले अगर चाहोगे तो इस लाइन को देख के तुम यहाँ पे बता सकते हो कि ये लाइन इंक्रीजिंग है, एक्स की वैल्यूज बढ़ाते बढ़ाते बढ़ रही है, और यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाली लाइन का जो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका स्लोप अपन देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। अब इसका ही यूज अपने को आगे चल के करना है। क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, उसको इक्वल टू 0 करना है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट अपने पास में आ जाएंगे, मतलब कि वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे अपने को लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिल रहा होगा। उन पॉइंट्स में से अब मेरे को छांटना है कि किन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा एक्चुअल में है, किन पे लोकल मिनिमा है, जिसके लिए अपन यहाँ पे देखेंगे एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है। इस सिनेरियो के बेसिस पे अपने को चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वैसे मैं यही बोलूँगा, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पहला ही वाला एग्जाम्पल है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन वाला। अब इसको अपन इस प्रोसेस की हेल्प से अगर मान लो मैं सॉल्व करना यहाँ पे चाहता हूँ, तो मेरे पास में क्या होगा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 11 हो जाएगा, है ना। और अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक्चुअली में एफ डैश एक्स को 0 करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, मेरे को एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिन पे मेरे को पता चलेगा कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा उन पॉइंट्स पे ही बनेगा। उसके लिए अपन यहाँ पे अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक को देखें तो इसके फैक्टर तो इजीली हो नहीं सकते। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी यानी कि 12 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर को 144 नहीं लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 2a। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 12 है, यहाँ पे भी एक 12 बन जा रहा है, जिससे कि मैं 12 को कॉमन ले सकता हूँ। तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 को अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे चलो देखो 12 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 12 माइनस 11, है ना, 12 का स्क्वायर था, और डिवाइड बाई 6। तो x इज इक्वल टू, इसको 6 से डिवाइड कर देते, 12 को अगर किया तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखोगे तो 12 का रूट अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो 12 माइनस 11 करेंगे वो तो 1 आएगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है रूट के अंदर एक्चुअली में 12 लिखी हुई है। रूट 12 क्या होता है, 2√3, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2√3/6। इससे इसको निपटा दो 3, इससे इसको निपटा दो √3। तो x की वैल्यू अपने पास में आ रही है 2 प्लस माइनस 1/√3। इसका मतलब दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही 2 माइनस 1/√3, एक आ रही 2 प्लस 1/√3। मतलब एक वैल्यू 2 से जस्ट बड़ी, एक वैल्यू 2 से जस्ट छोटी। अगर अपन इनको देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 माइनस 1/√3 आ रहा है, यहाँ पे 2 प्लस, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे 2 माइनस 1/√3 आ रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 1/√3। अब इसको देखो, ये जो अपने लिखा है एफ डैश एक्स की वैल्यू, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है मेरे पास में एक्चुअली में निकल के आ रहा है x माइनस 2,
है ना, और 1/√3 एक फैक्टर ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये अपने पास में ये इक्वल टू 0 आ रहा है। अब जैसे, अब ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अब जैसे 2 + 1/√3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे, चाहो तो तुम सीधा f' की वैल्यू में डाल के चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा आसानी से पता चल जाएगा। जैसे 2 + 1/√3, इससे बड़ी कोई वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोटा है, 2 - 1/√3 छोटा ही है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर कोई डालोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये पार्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव देगा, फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पास जो सिनेरियो है, पॉजिटिव क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव जो है f' आ रहा है, क्योंकि ये f' की वैल्यू है, यहाँ पे f' नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे f' पॉजिटिव आ रहा है। अब इसका रफली अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि अपन यहाँ पे स्टार्टिंग इसमें देखे भी थे कि जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता हुआ जाता है f' पॉजिटिव, ग्राफ गिरता है तो f' नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर अपन रफली इसको देखें तो पॉजिटिव का मतलब इस तरीके से बढ़ेगा, और 2 - 1/√3 जो है एक ऐसी वैल्यू है जिस पे f' 0 रहेगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ये गिरेगा, और गिर के फिर इस तरीके से बढ़ेगा। ऐसा कुछ इसका ग्राफ बन रहा होगा। और एग्जैक्ट ग्राफ अगर मान लो मेरे को बनाना है तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल के देख सकता हूँ। x = 0 डालूंगा तो y - 6 आएगा, जिसका मतलब यहाँ से कट करता हुआ इस तरीके से बढ़ेगा, जिसमें ये वैल्यू जो है ये अपनी 2 - 1/√3 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है 2 + 1/√3 हो जाएगी। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये अपने पास में लोकल मैक्सिमा हो गया, ये वाली वैल्यू लोकल मिनिमा होगी। अब इसको और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब हम प्लस से माइनस में चेंज हो जा रहे हैं तो अपने पास में, जब भी हम प्लस से माइनस में चेंज होंगे तो हमारे पास में बनेगा मैक्सिमा, और जब हम माइनस से प्लस में चेंज हो रहे हैं, स्लोप की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, जब माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास में बनेगा मिनिमा। ऐसे हम नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमास को काउंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा अप करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लो अपन यहाँ पे चलना चाहें, मतलब लेवल अप करते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो ये अपने पास में क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में पूछा गया था। यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए बताना है। इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि f' निकाल लेता हूँ। f' निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा cos² x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये आएगा 3√2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x और माइनस sin x, ये अपने पास में आएगा। अब यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो माइनस साइन सबसे पहले कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे 6 बन रहा है, cos x कॉमन ले लेते हैं। चलो इसको फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, sin x कॉमन ले लेता हूँ और cos x कॉमन ले लेता हूँ। cos x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 2 cos x, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे अगर, अच्छा ये 3√2 नहीं है, ये 3√3, तो यहाँ पे बचेगा √3, और हाँ बाकी सब तो कॉमन आ ही गया, ये बच रहा, ये अपने पास में आ गया। अब चाहो तो इसको देखो और आगे चल के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना भाई, f' = -3, यहाँ से 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा 2 cos x + √3। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे f' = 0 करना है, जिससे कि मैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें जब f' की वैल्यू 0 हो रही होगी, या जहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बनने की पॉसिबिलिटीज अपने पास में होंगी। अब अगर मान लो ये 0 है तो इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि sin 2x जो है वो 0 हो जाए। जब sin 2x 0 होगा तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x की वैल्यू n π पे 0 होता है ना, तो x की वैल्यूज अपने को बतानी है। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली अपने को इंटरवल दे रखा है 0 से 2π, तो 0 अपने को इंक्लूड नहीं करना है, 2π इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच वाली सारी की सारी वैल्यू, जैसे कि जब n की, अब यहाँ से चाहो तो तुम x = nπ/2 भी लिख सकते हो। अब x की वैल्यू निकाल लो, जैसे n = 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपने को लेना ही नहीं, हालांकि यहाँ पे लिख लो, है ना, मत लिखो वैसे तो। 1 लोगे तो π/2 आएगा, और क्या ले सकते हैं, 2 लेंगे तो ये π आएगा, है ना, और बस ठीक है। और यहाँ पे ले सकते हैं अपन 3 लेंगे, 3 लिया तो यहाँ पे आएगा 3π/2, ठीक है। 4 लोगे तो 2π हो जाएगा, 2π इंक्लूडेड नहीं है, तो केवल 3 वैल्यूज अपने पास में आएंगी। वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे तो अब ये भी तो 0 हो सकता है,
इसको अगर मान लो मैं जीरो करता हूं तो मेरे पास आएगा cos x इज इक्वल टू -√3/2। जीरो से 2 पाई में अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में cos नेगेटिव होता है और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये वैल्यू जो है √3/2 ये एक्चुअली में π/6 पे आती है। अब यहां पे देखो इसमें नेगेटिव, जिसका मतलब पाई माइनस पाई बाई 6, एक्स की वैल्यूज पाई माइनस पाई बाई 6 पे आ रही है, दूसरा पाई प्लस पाई बाई 6 पे आ रही है। इसका मतलब अपन यहां पे बोल सकते हैं एक वैल्यू 5 पाई बाई 6 पे आ रही है, दूसरा 7 पाई बाई 6 पे अपने को वैल्यूज मिल रही है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, अब देखो अब अपने को यहाँ पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं 0 से 2 पाई के बीच में। अब अपने को लाइन पे इनको अरेंज करना है। लाइन पे अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सारे पॉइंट्स को रख देता हूँ। जैसे 0 रख दिया क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद में सबसे पहले क्या आएगा, π/2 आएगा, ठीक है, π/2 क्योंकि 90 होता है। उसके बाद में 5 π/6 आएगा, फिर उसके बाद में अपने पास में आएगा 3 पाई आएगा। फिर उसके बाद में अगर देखोगे तो अपने पास 7 π/6 आएगा। उसके बाद आएगा 3 π/2, क्योंकि चाहो तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो 9 π/6 है। 3 π/2 का मतलब 9 π/6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। ये अपने पास में पूरा सिनेरियो बन चुका है। अब अपने को यहाँ पे वैल्यूज देखनी है। इसको देखने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, कि अपन यहाँ पे क्या करते हैं, f' की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। f' जो है उसकी वैल्यू अगर मान लो मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ना sin 2x के फॉर्मेट में नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ -6 sin x cos x और यहाँ पे आ जाएगा cos x, रुको यहाँ पे लिखते हैं f' इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -6 sin x cos x और यहाँ पे आएगा 2 cos x प्लस √3। अब मेरे को ये पॉजिटिव नेगेटिव का सिनेरियो अपने को बस केवल यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं 3 π/2 से 2 पाई के बीच में जाता हूँ, 3 π/2 से 2 पाई के बीच में अपन यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़े से ग्राफ्स को देख लेंगे। जैसे अगर मान लो sin x के ग्राफ के बारे में अपन बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है ना। नेगेटिव वाला पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है, 0 से ये 2 पाई तक चल दिया, ठीक है, जिसमें ये पाई हो जाएगा। वहीं पे cos x की बात करोगे तो cos x का ग्राफ जो है ऐसे जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये 3 π/2 हो जाएगा और ये वैल्यू जो है 2 पाई हो जाएगी। अब देखो एक और ग्राफ बना लेते हैं, है ना, वो भी cos x का ही। यहां पे बस चीजें अपने को ये देखनी है कि cos x इज इक्वल टू क्या है, -3/2। ये वाली लाइन जो है cos x इज इक्वल टू -3/2 को डिनोट कर रही है, जिसमें ये वैल्यू जो है 5 π/6 है और ये वैल्यू 7 π/6। अब देखो, अब अपन चलते हैं, जब भी अपन 3 π/2 से 2 पाई के बीच की बात कर रहे होंगे तो 3 π/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 π/2 से 2 पाई के बीच का अगर मैं बात करूँ तो sin x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहने वाली है ना। जो वैल्यूज नेगेटिव में रहेंगी उन सबको अपन यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। जैसे sin x की वैल्यू मेरे पास में नेगेटिव रहेगी, लेकिन cos x की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये ग्राफ अपना sin x का था, ये cos x का है। cos x की अगर बात करें तो 3 π/2 से 2 पाई के बीच में वैल्यू पॉजिटिव है और यहीं पे अगर मान लो यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे ये जो है ये है 2 cos x प्लस √3, ठीक है, जिसका मतलब अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 2 को बाहर ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस √3/2। अब जब अपन यहाँ पे बात कर रहे होंगे 3 π/2 वाली, है ना, ये 3 π/2 है और 3 π/2 से 2 पाई के बीच में जब cos x की वैल्यू पॉजिटिव तो ये पूरा आउटपुट भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, तो ये भी पॉजिटिव है, इसको भी अपन नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब देखो 3 π/2 से 2 पाई के बीच में अगर मान लो मेरे को f' की वैल्यू देखनी है तो मेरे को पता है एक माइनस साइन तो इसके सामने आता है और इन सब में केवल sin x माइनस बन रहा है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ f' जो है वो एक्चुअली में मेरा पॉजिटिव निकल के आएगा। इसको एक अलग कलर से कर देते हैं, यहाँ पे अपने पास f' पॉजिटिव आएगा। इस क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक बार ये क्लियर हो गया ना, हर टाइप के क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फिर चाहे जेईई मेंस के क्वेश्चन हो या जेईई एडवांस के क्वेश्चन अपने पास में, है ना। दूसरा केस अपने पास में नेगेटिव का सिनेरियो, 7 π/6 से अपन यहाँ पे 3 π/2 तक चल रहे हैं। 7 π/6 से 3 π/2 तक, देखो 7 π/6 कहीं यहाँ पे होगा, है ना, पाई प्लस समथिंग है, जिसका मतलब sin x तो अभी नेगेटिव में ही होगा,
तो यहाँ पे साइन एक्स अपने पास में नेगेटिव रहेगा। उसके अलावा अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 7π/6 जो है 3π/2 से कम है ना, यहाँ पे कहीं पे आएगा, देख रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है ना, जिसका मतलब ये आउटपुट पूरा नेगेटिव में रहेगा। अब ये आउटपुट पूरा अगर नेगेटिव में रहेगा जो कि -√3/2 से छोटा आएगा, क्योंकि -√3/2 यहाँ पे आ रहा है तो उससे छोटी ही वैल्यू ऊपर रहेगी ना। जैसे अगर मान लो इसकी बात करोगे तो -0.6 अगर मान लो ये आ रहा है तो इससे ऊपर वाली वैल्यू ये जो है 0.4 रहेगी माइनस में, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा अपने पास में यहाँ पे ये होगा कि cos x केवल नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास sin x के साथ में अब cos x नेगेटिव में हो जा रहा है। लेकिन cos x प्लस √3/2 जो है इस वाली वैल्यू को अगर अपन देखेंगे तो ये वैल्यू जो है -0.4 रहेगी अगर √3/2 0.6 ऐसा है, ठीक है। नहीं 1.7 होता तो लगभग इसको 0.8 मान लो, तो ये 0.4 0.5 के आसपास में ऐसा रहेगा। तो मतलब जो cos x प्लस √3/2 जो है ये अपने को एक्चुअली में पॉजिटिव आउटपुट ही देगा अभी, तो अभी अपने को इसको कंसिडर नहीं करना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं सेकंड वाले केस में कि दो मेरे पास में नेगेटिव साइन बन रहे हैं, एक मेरे पास ऑलरेडी है, 3 हो गए, जिसका मतलब अब f' नेगेटिव हो जाएगा। फिर आ जाओ पाई से 7π/6 में, पाई से 7π/6 के बीच की अगर अपन बात करेंगे, हाँ पाई से 7π/6 के बीच की अगर मैं बात करता हूं, पहले अपन ने इस सिनेरियो में बात की, अब इस सिनेरियो में बात करें पाई प्लस थीटा जो भी है, उस टाइम पे साइन एक्स अपने पास में नेगेटिव रहेगा, है ना। तो थर्ड वाले केस को अगर मान लो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, थर्ड वाले केस में साइन एक्स नेगेटिव हो गया, कॉस एक्स भी नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, और उसके साथ साथ जैसे पाई ये है ना, अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो पाई मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ रही है ना। अब यहाँ पे मेरे को ये वाला सिनेरियो कंसिडर करना है। इस सिनेरियो में देखोगे तो अगर मान लो ये 0.8 था √3/2, तो ये जो वैल्यू अब आ रही होगी ये 0.9 के आसपास में और माइनस में 1 के आसपास में लगभग बन रही होगी, जिसका मतलब cos x प्लस √3/2 का जो पूरा आउटपुट है वो अब नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में cos x प्लस √3/2 जो है ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। अब 3 वैल्यूज नेगेटिव में और f' में एक नेगेटिव खुद से है, तो ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पाई 5π/6 से अगर मान लो मैं पाई के बीच में चल रहा हूँ, 5π/6 से अगर अपन पाई के बीच में चल रहे हैं तो यहाँ पे आ गए पाई माइनस थीटा में आ गए, पाई माइनस थीटा में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, पाई माइनस थीटा में, और लेकिन cos x जो है वो नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ पे केवल cos x आएगा, और cos x प्लस √3/2 ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। cos x प्लस √3/2 जो है ये भी अपने पास में नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। इस सिनेरियो में तो वही होगा, देखो इस वाले सिनेरियो की अगर मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड ना, ये वाला जो सिनेरियो इसके अपन बात करते हैं, इसमें वही होगा जैसा इधर हो रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे अपने पास में जो cos x वाला सिनेरियो वो भी cos x प्लस √3/2 वाला जो सिनेरियो वो भी नेगेटिव में ही आएगा। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव है, एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगले वाला अपने पास में f' जो है नेगेटिव में आ जाएगा। अब π/2 से 5π/6 में अगर मैं बात करूँ, π/2 से 5π/6 में मतलब π/2 यहाँ पे है और ये sin x तो पॉजिटिव हो गया, π/2 से पाई वाले सिनेरियो में मतलब अब ये वाला केस आ गया। ये वाले केस में cos x तो नेगेटिव है, लेकिन cos x प्लस √3/2 ये अपने पास में पॉजिटिव हो जाएगा। तो केवल और केवल मेरे पास में एक टर्म नेगेटिव में आ रही है cos x। जब cos x केवल एक टर्म नेगेटिव में, तो यहाँ पे f' जो है अब पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से π/2 में देखोगे तो सारे के सारी टर्म्स अपने पास में पॉजिटिव में आएंगी। सारी टर्म्स अगर मेरे पास में पॉजिटिव आएंगी तो f' जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कुछ टाइम पहले कि जब भी अपने को लोकल, यहाँ पे अगर देखते हैं तो लोकल मैक्सिमा के नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे को बताना है। लोकल मैक्सिमा कहाँ होता है, वैसे अगर चाहोगे तो रफली अपन इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, कि भाई सबसे पहले स्लोप घट रहा है, उसके बाद π/2 पे 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घट रहा है, फिर उसके बाद बढ़ेगा, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपने पास लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा जो है, मैक्सिमा, मिनिमा नहीं, मैक्सिमा जो है अपने पास में 2 जगह आ रहा है। एक तो आ रहा है 5π/6 पे, एक आ रहा है
7π/6 पे, ठीक है, 2 जगह आएगा। तो नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स अपने पास 0 से 2π के इंटरवल में 2 हो जाएंगे। इसी को अपन ऐसे भी काउंट कर सकते हैं ना कि भाई मैक्सिमा कब आता है, मैक्सिमा अपने पास में तब आता है जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहे होते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर मान लो मैं चेंज की बात करूंगा तो मेरे पास एक सिनेरियो तो ये वाला है ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव में एक सिनेरियो ये वाला है, तो 2 ही ऐसे पॉइंट है, तो 2 ही पॉइंट्स पे अपने को लोकल मैक्सिमा मिलेगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जिसको देख के आपको लग सकता है काफ़ी खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या यहाँ पे हो रहा है ना। ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2021 का, जिसमें अपने को यहाँ पे पूरा एक पैसेज दे रखा है, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन दिए हैं। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था, देख के लग रहा है 2 अलग अलग फंक्शन, जैसे f1x फंक्शन दे रखा है, f2x फंक्शन। f1x में काफ़ी झमेला टाइप इसने कर रखा है। फिर यहाँ पे बोला है कि n अपने पास में ये वाला n जो है इंटीजर नंबर है, और ये खुद से बोल भी दिया है कि ये जो लिखा है ना, ये इसके बारे में, जिसको यहाँ पे प्रोडक्ट अपन बोलते हैं, कि काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन में खुद से बोल दिया। तो ये जो है इसके बारे में बोला है कि ये एक्चुअली में a1 a2 से an तक के सारे वैल्यूज़ के प्रोडक्ट को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे mi और ni की जो वैल्यूज, जैसे फर्स्ट फंक्शन के लिए f1x फंक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज m1 n1 होंगी, वहीं पे f2 फंक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज m2 n2 होंगी। उनके बेसिस पे अपने को ये बताना है ना। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक फंक्शन को अपन सॉल्व करते हैं। एक एक फंक्शन के लिए सबसे पहले अगर मालूम है f1x फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। f1x फंक्शन जो है, मेरे को पहले ये देख लो लिखा क्या है। f1x फंक्शन एक्चुअली में अपने को दे रखा है कि यहाँ पे ये 0 से x है ना, और इस प्रोडक्ट को मैं खोल के लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट में j की वैल्यू चेंज करते जाओ, मतलब t-1 की पावर 1, t-2 की पावर 2, t-3 की पावर 3, इस तरीके से सबका प्रोडक्ट टिल t-21 की पावर 21 dt, ये दिया हुआ है ना। अब अपने को यहाँ पे इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकालने हैं। उसके लिए लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा, उसके लिए अपने को क्या करना रहता है, सबसे पहले f' = 0 इसका स्लोप करना है ना, या फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए ये अपने को एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिसमें अपने को पता है यहाँ पे लेबनीज थ्योरम लगती है ना, उसके बेसिस पे अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं उसमें कि f' तो लेफ्ट में लिख दो, उसके बाद जो पूरा के पूरा ये फंक्शन दे रखा है dt से पहले, इसमें पहले अपर लिमिट को डाल दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, x-1, x-2 की पावर 2, x-3 की पावर 3, इस तरीके से चल रहा है। x-21 की पावर अपने पास में 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो अपर लिमिट है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। फिर यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर लोअर लिमिट को डाल दो। अब देखो लोअर लिमिट को मैं डाल के नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ समझ में आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जैसे लोअर लिमिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया अपना लोअर लिमिट वाली वैल्यू, और इसके साथ में d/dx करना है 0 का, है ना। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का तो 0 होता ही है, तो ये पूरा 0 में निपट जाएगा। तो अपने पास में और dx/dx 1 हो जाएगा। तो मेरे पास में एक्चुअली में जो f1' जो है ये आ जाएगा x-1, x-2 की पावर 2, x-3 की पावर 3, x-4 की पावर 4, और इस तरीके से x-21 की पावर 21, ये अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, ये सब फाइंड आउट करना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एकदम बेसिक से चल रहा है। यहाँ पे सारे के सारे देखो अपने को f' = 0 करना रहता है। सारे के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो है 1, 2, 3 इस तरीके से 21 तक हो जाएंगे। तो सबको अपन लिखते हैं, अपन 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस तरीके से अपने पास में दी हुई है। और यहाँ पे 22 तक ले लो, ठीक है, क्योंकि 21 के बाद का तो अपने को देखना भी है। अब ये अपने पास में 0 से इन्फिनिटी के पूरे इंटरवल में अपने को यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा सब कुछ बताना है, जिसके लिए अब देखो
जब जैसे ही यहाँ पे एफ डैश एक्स में, अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं 21 से बड़ी कोई वैल्यू डालूंगा 21 तक, तो मेरे को पता है x माइनस 20 की पावर 20, वहाँ तक तो सारी टर्म पॉजिटिव रहने वाली, केवल पंगा रहेगा इसमें, है ना। 21 से बड़ी वैल्यू डाला तो ये भी पॉजिटिव देगा, तो सब कुछ पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जैसे ही 21 से छोटी और 20 से बड़ी वैल्यू में इस रेंज वाली वैल्यू डालूंगा, तो ये वाला जो पहला है ये मेरे को नेगेटिव आउटपुट देगा, बाकी सब पॉजिटिव दे रहा होगा। और फिर जब मैं 20 से छोटी और 19 से बड़ी डालूंगा, तो मेरे को पता है ये तो मेरे को नेगेटिव देगा ही देगा, लेकिन इसके पहले जो लिखा होगा वो आएगा x माइनस 20 की पावर 20। अब पावर इवन नंबर है, हालांकि वो नेगेटिव आउटपुट देगा, लेकिन पावर इवन नंबर होने की वजह से वो अपने को पॉजिटिव आउटपुट देगा, जिसका मतलब यहाँ तक की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आउटपुट देंगी। तो केवल इसी की वजह से एक नेगेटिव साइन बनेगा, वो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर 18 से बड़ी 19 में डालेंगे तो फिर पॉजिटिव अपने पास में आएगा, फिर उसके पहले पॉजिटिव आएगा। अब वैसे चाहो तो आप एक एक के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब एक पैटर्न बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा 2 प्लस 2 माइनस का, है ना। तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा, फिर 2 माइनस आ जाएगा, फिर 2 प्लस आ जाएगा, फिर 2 माइनस आ जाएगा, फिर 2 प्लस आ जाएगा, फिर 2 माइनस आएगा, फिर 2 प्लस आएगा, फिर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आगे भी चलता रहेगा, ये अपने पास में पैटर्न है। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है m1, f1 फंक्शन है तो m1 क्या होगा, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का कहानी क्या है, लोकल मिनिमा का कहानी मेरे को ये है पता है कि माइनस से प्लस में जाता है, या फिर इस तरीके का कर्व बनता है, जिसमें अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा तो x की किस किस वैल्यू पे जा रहा है, माइनस से प्लस में 1 पे जा रहा है ना। और n1 को भी देख लेते हैं, ये प्लस से माइनस में जा रहा है, इसका मतलब इस तरीके से होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, 3 पे ऐसा हो रहा है, अब फिर उसके बाद 5 पे हो रहा है ना। अब यहाँ पे भी ऐसा पैटर्न बनेगा, ये 7 आ जाएगा, फिर ये 9 आएगा, ये 11 आएगा, ये 13 आएगा, ये 15 आएगा, ये 17 आएगा, ये 19 आएगा, और ये 21 ऐसे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर मान लो मैं देखूँ, m1 के अपने पास में 6 हो जाएंगे, और इसका 1 कम यानी कि 5 हो जाएंगे। अब किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे ये वाला चीज़ को लेके हो सकता है कि यहाँ पे जब 2 बार प्लस आ रहा है और 2 बार माइनस आ रहा है तो क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ग्राफ बन रहा है, इस तरीके का ग्राफ अगर बन रहा है, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। जिसका मतलब जब स्लोप जिस साइन में रहता है उसी साइन में बाद में भी रहता है, तो ये जो बीच का पॉइंट आता है, जो क्रिटिकल पॉइंट टाइप का सिचुएशन अपने पास में आता है, इस पॉइंट पे एक्चुअली में ग्राफ का कर्वेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, ग्राफ का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्राफ का स्लोप हालांकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही चल रहा है, लेकिन ग्राफ का कर्वेचर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। यही सेम सिनेरियो नेगेटिव में भी अपने पास में आता है। जब जैसे मान लो कोई भी ऐसा कर लो, रुको, कि ग्राफ जा रहा है ऐसे और फिर ऐसे जाने लग जाए, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जहां पे स्लोप पहले नेगेटिव था बाद में भी नेगेटिव है, लेकिन ग्राफ का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस अपने पास में दिख रहे हैं, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेते नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह का यूज करना होता है यहाँ पे f1 वगैरह में फंक्शन में, तो अपने यहाँ पे इस तरीके से काउंट कर सकते थे। जैसे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी पॉइंट, ये सारे के सारे पेयर्स अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताते। अब इसी के बाद सेकंड इसका पोर्शन है। सेकंड पोर्शन क्या है, f2 फंक्शन। f2x फंक्शन को अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये तो मेरे को दे ही रखा सीधा सीधा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधा इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ते। डिफरेंशिएट करेंगे तो 98 तो रहेगा ही रहेगा, पावर 50 आगे आ जाएगा, यहाँ पे x-1 की पावर 49 मेरे पास में हो जाएगा। फिर यहाँ पे -600 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x-1 की पावर 48। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिना फालतू का कैलकुलेशन अपने को करना रहेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 49 ये है, 98 के बारे में हमको पता है 49 × 2 होता है। अब मैं यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करूँगा, 49 में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 बच रहा है, ये 50 बच रहा है, ये 100 हो गया, तो ये 100 को भी कॉमन ले लो क्योंकि ये 600 लिखा है, तो यहाँ पे, और x-1 की पावर 48 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा x-1 पहले वाले में। दूसरे वाले की अगर बात करो सब कुछ कॉमन आ गया, केवल बचा 6, तो यहाँ पे आया 4900, यहाँ पे x-1 की पावर 48,
और यहाँ पे x माइनस 7, ये अपने पास f2 डैश x की वैल्यू आ चुकी है। अगर मेरे पास में ये f2 डैश x की वैल्यू आ चुकी है तो मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे बस इसको इक्वल टू 0 डालना है ना। इसको इक्वल टू 0 किया, 0 करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट देखे, क्रिटिकल पॉइंट अपने को एक तो 1 आ रहा है, एक आ रहा है 7। तो 1 से बड़ी वैल्यू पे f डैश x जो है अपने को पता है 7 से बड़ी पे पॉजिटिव रहेगा, इधर 1 से 7 के बीच वाली वैल्यू में नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो इधर भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि x माइनस 1 की पावर एक इवन नंबर है, यानी कि 48 अपने को दे रखा। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हो रहा है, फिर यहाँ पे कर्वेचर चेंज हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा, जिसमें अब मेरे को m2 अगर बताना है, m2 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा अपने पास में n है, सॉरी 1 है, n कहाँ से आ जाएगा, 1 है। और n2 की बात करोगे, लोकल मैक्सिमा यहाँ पे कोई बन ही नहीं रहा, कोई भी नहीं बन रहा, तो 0 हो जाएगा। ये अपने पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसके बेसिस पे अपने को चीज़ें सॉल्व करनी है। इसके बेसिस पे जो पहला क्वेश्चन अपने पास में था, जैसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो m1 की वैल्यू मेरे पास में 6 आ रही है, और m2 की देखो यहाँ पे ये 2 इंटू 6 हो गया, ये 3 इंटू 5 हो गया, और ये 6 इंटू 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 15, 30, 45 और 12। 45 और 12 अगर मान लो अपन यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 30, 45, 57 ये इसका आंसर, ठीक है। हाँ 57 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करोगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए अपने को क्या है, m2 1 है, n2 0 है, m2 1 है और n2 मेरे पास में 0 है। तो ये तो हो गया 6, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे, और काफ़ी इजीली अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। बस यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड थी। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।